हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इससे पहले चैप्टर को शुरू करवाएं, आपको इन एक दो शब्दों के अर्थ बता देते हैं जिससे काफी आसान होगा। पहली बात तो ये वाला चैप्टर बच्चे करते तो हैं, मार्क्स भी आ जाते हैं, लेकिन मैंने देखा इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो थीम है, इसकी जो गहराई है वो नहीं समझ पाते। तो आप यदि थोड़ा फोकस होकर के मेरे साथ चलेंगे, हर वीडियो में साथ रहेंगे, तो आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और आप जान रहे हैं कि हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट ही हमें चलना भी पड़ेगा। यदि एनसीईआरटी फॉलो न करते तो शायद हम कुछ अपनी तरफ से चीजों को जोड़ करके आपको और अच्छे तरीके से समझाते, लेकिन हमारी शुरू से ही हम कह सकते हैं हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाना है। तो पहले समझिए स्थिर वैद्युत विभव का क्या अर्थ है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका अर्थ है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो विभव होगा, अब विभव क्या होता है इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। किसी भी केस की जब हम स्टडी करते हैं उस समय ये जो विभव है यह क्या है, स्थिर है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर विभव क्या है, ये तो बताया ही नहीं। तो चलिए इसको एक लाइन में हम डिफाइन करते हैं कि विभव क्या है। तो विभव की डेफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, विभव, फिर चैप्टर में तो हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, वह भौतिक राशि जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है, विभव कहलाती है। तो ये अब आप थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा विभव क्या चीज है, क्योंकि शब्द तो नया है लेकिन ये काम क्या कर रहा है इस बात को समझिए, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ नए नए शब्द आपके सामने आएंगे। तो पर उसकी थीम को समझिए। विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है कि कोई आवेश है, आवेश को आप जानते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर इसी में चला गया है, स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो हमारा चैप्टर था। तो आवेश हम समझ चुके हैं वहां पर क्या है। तो विभव वो भौतिक राशि है कि आवेश किस दिशा में बहेगा, आवेश की दिशा को, प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है कि आवेश किस दिशा में बहेगा। ये बात कौन बताएगा, ये बात बताएगा हमको विभव। तो एक लाइन में इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। सेकंड शब्द आया है धारिता। तो धारिता का अर्थ भी यहां पर क्या है, धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। जैसे हम कहते हैं बाजार में सामान लेने जाते हैं, मान लो आप स्टील का एक कोई बर्तन ले रहे हैं दूध गर्म करने के लिए, तो आप पूछते जरूर हो दुकानदार से कि भाई इसमें कितना दूध आ जाएगा। तो जो आपका ये शब्द होता है कि कितना आएगा, यही उसकी कैपेसिटी यानी कि धारिता को बताता है। तो धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, कितनी क्षमता है, कितना आ जाएगा किसी भी चीज के अंदर। तो यहां पर हम धारिता को इसी हिसाब से लेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल यही है। लेकिन यहां धारण करने की क्षमता किसकी होगी, किसी आवेश को धारण करने की क्षमता। और इसके लिए हम देखेंगे कि इस चैप्टर में जो सेकंड पोर्शन है हमारा, फर्स्ट पोर्शन में तो आप पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड पोर्शन में हम संधारित्रों के बारे में पढ़ेंगे। और संधारित्र एक ऐसी यूनिट होती है, एक ऐसी इकाई है जो आवेश को अपने भीतर संचित रखती है, अपने अंदर इकट्ठा करके रखती है। तो धारिता किसकी, आवेश को धारण करने की क्षमता, यहां पर लिख लेते हैं। धारिता का क्या अर्थ है, आवेश को धारण करने की
करने की क्षमता धारिता कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो इस चैप्टर के संदर्भ में मैंने आपको धारिता की परिभाषा दी। आगे जाकर के इसमें संधारित्र वर्ड और जुड़ेगा और आपको पता चलेगा कि आखिर वो संधारित्र, जिसे इंग्लिश में कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं सॉरी, वह होता क्या है। और धारिता तो को आप जानते ही ये है कैपेसिटेंस। तो प्यारे बच्चों, इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। और जो बच्चे इन दोनों डेफिनेशंस में यदि किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो चैट सेक्शन में लिख सकता है। तो अब हमारा पहला टॉपिक एनसीईआरटी का आता है 2.1 भूमिका। तो भूमिका यानी कि क्या है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन। तो भूमिका का अर्थ क्या हुआ कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें बात कर रहे हैं विभव की, और इसकी एक छोटी सी एक लाइन में उसको मैंने परिभाषित कर दिया कि जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करे। इसका अर्थ हुआ आवेश चलेगा। आवेश के प्रवाह की दिशा का अर्थ है कि आवेश चलेगा। तो भाई आवेश चलेगा, किस दिशा में चलेगा ये विभव निर्धारित करेगा। लेकिन आवेश के चलने का कारण क्या होगा, और क्या वह कारण हम पहले से जो हमने हमारी नॉलेज है फिजिक्स के प्रति, क्या वह उसी में से निकल के आएगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल उसी में से निकल के आएगा। और इंट्रोडक्शन में हम इसी बात को समझेंगे। आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, कार्य को समझा होगा, गतिज ऊर्जा को समझा होगा, स्थितिज ऊर्जा को समझा होगा। वहां आपने एक बात समझी होगी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यदि कोई पिंड ऊर्ध्वाधर गति करता है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत होती है, कांस्टेंट होती है। इस बात से शुरुआत करते हैं हम। आपने पुरानी क्लास में पढ़ा है कि ऊर्ध्वाधर गति करते पिंड की यांत्रिक ऊर्जा। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को हम निरूपित करेंगे काइनेटिक एनर्जी से और स्थितिज ऊर्जा को निरूपित करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो ऊर्ध्वाधर गति करते पिंड की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। तो यहां से हम इस चीज को समझेंगे। अब देखिए, हम कोई एक पिंड लेते हैं, किसी एक वस्तु को लेते हैं और उसको क्षैतिज से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। जो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं वही एग्जांपल यहां विभव को समझने में आपके काम आने वाले। तो इनको ढंग से समझिएगा, ये आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो हमने कहा कोई एक पिंड लिया, मैंने ये एक कोई पिंड लिया यहां से, इसको मैंने यहां से उठा करके यहां पर ले गया। ये मान लेते हैं बिंदु ए था और ये वाला पॉइंट क्या है, बिंदु बी। तो मैं इसको ए से उठा करके बी तक ले गया। ये कहां पर था? ये क्षैतिज पर पड़ा हुआ था। ये जगह क्या है? क्षैतिज तल। ये क्षैतिज तल है, यानी कि जमीन पर पड़ा हुआ एक पिंड है। इसको नीचे से उठा करके ऊपर ले गया। तो अब जब ऊपर ले जाएंगे तो आपने देखा होगा आपको कुछ कार्य करना पड़ता है, आपको कुछ ऊर्जा लगानी पड़ती है। और आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है, और ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। आपने ऊर्जा के विभिन्न रूपों में गतिज ऊर्जा पढ़ा, स्थितिज ऊर्जा पढ़ा, ऊष्मीय ऊर्जा पढ़ा, प्रकाश ऊर्जा पढ़ा, ध्वनि ऊर्जा पढ़ा, ये सब ऊर्जाएं पढ़ी। अब यहां पर हम उसी चीज से एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहां पर एक पिंड था, इसको मैं यहां से उठा करके लेकर गया ऊपर की तरफ। तो मुझे क्या करना पड़ा होगा? कार्य करना पड़ा होगा ना। तो मुझे क्या करना है? मुझे करना पड़ा है कार्य। अब उस कार्य को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? और उस कार्य को जो आपके द्वारा किया जाता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बाह्य बल। यानी कि आपको इस पिंड को यहां से ऊपर ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे WEXT, यानी कि जैसे हम कहेंगे बाह्य कार्य,
बाहर से किया गया कार्य तो घटित हो जाता है, लेकिन जब हम कहते हैं बाहर से कार्य कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप बाहर से एक बल लगा रहे हैं। वाह्य कार्य का अर्थ एक और निकलता है कि एक वाह्य बल लग रहा है, वाह्य बल, जिसे हम F एक्सटर्नल से निरूपित करेंगे। तो आपने एक बल लगाया, नीचे से ऊपर की ओर ले गए। अब बात आती है कि आप इसको यहां पर ले गए, इस बिंदु तक ले गए, बी बिंदु तक। क्या ये बी बिंदु पर यदि आप इसे छोड़ दीजिए तो क्या ये यहां पर टंगा हुआ रहेगा? क्या ये रुका हुआ रहेगा पत्थर? बिल्कुल आपके जवाब होंगे कि नहीं सर, वो तो टंगेगा नहीं रहेगा। इसको ये क्या होगा, ये यहां से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ये क्यों गिरेगा नीचे? क्योंकि नीचे की ओर जो पृथ्वी है यह इस पत्थर पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है, जिसके कारण ये नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जब आप पत्थर को नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे थे तो आप, यदि छोटा पत्थर होता है तो आसानी से ले जा लेते हो, यदि पत्थर जैसे जैसे बड़ा होता है आपको ऊपर ले जाने में ज्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि आप ज्यादा कार्य करते हो, आप ज्यादा थक भी जाते हो, क्योंकि आपको ज्यादा कार्य करना पड़ता है। कार्य इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कार्य दो बातों पर निर्भर करता है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब एक और बात समझिएगा, यदि कार्य को मैं W से निरूपित करूं, बल को F से निरूपित करूं, विस्थापन को R से निरूपित करूं, तो बल और विस्थापन सदिश राशि है, जबकि कार्य अदिश राशि होती है। तो हमने कहा बल लगाया और वस्तु को यहां से लेके यहां तक ले गए। मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक के बीच की जो दूरी है वो थी R, तो किया गया कार्य बराबर हो जाएगा F गुणा R। ये किसके बराबर है? ये बल कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स है, वाह्य बल है जो आपके द्वारा लगाया गया। तो हमने कहा यहां पर ये कार्य हो रहा है, और आपने किस बल के विरुद्ध कार्य करा? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया। थोड़ी थोड़ी मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी, क्योंकि क्लास 11 से बात शुरू हो रही है। अब हम यहां पर एक बात लेते हैं, मैंने कहा मान लेते हैं बीच का इस बिंदु पे चर्चा करते हैं, और यहां पर हम कहते हैं कि एक क्षण पर पिंड यहां पर था, एक क्षण के लिए मैंने इसे रोक दिया, तो क्या हुआ होगा? क्या पिंड ऊपर की ओर स्वतः गया? नहीं। क्या पिंड नीचे की ओर गया? नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आपने एक क्षण के लिए पिंड को यहां रोका है तो पिंड पर लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग शून्य है, उस पर कोई बल, जो परिणामी बल है वो शून्य है। अब इस पर दो बल लगाए, आपने कोशिश करी इसको ऊपर धक्का मारने की, गुरुत्वाकर्षण बल ने नीचे धक्का मारने की। इसका अर्थ है कि यहां पर जो दो बल लगे, एक था F एक्सटर्नल फोर्स जो कि ऊपर की दिशा में लग रहा था, एक लग रहा है F इंटरनल फोर्स, इंटरनल मतलब आंतरिक बल, आंतरिक बल जिसको गुरुत्वाकर्षण बल अभी आप यहां पर कह सकते हैं, वो लग रहा है नीचे की ओर। और यदि ये स्थिर है तो यह दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। F एक्सटर्नल बराबर किसके होगा? F इंटरनल के। तो आप क्या करते हैं, किसी भी बिंदु पर यदि यहां पर भी स्थित है, यहां पर आपने पिंड को रोक दिया, तो यहां का अर्थ है कि यहां पर भी दो बल हैं, F एक्सटर्नल जो आपके द्वारा लगाया गया है, और दूसरा है F इंटरनल जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है। यह दोनों आपस में बराबर होते हैं, तभी ये यहां रुका रहेगा। लेकिन जब आप बराबर का निशान लगाते हैं तो आपको एक बात और पता है कि ये दोनों के दोनों बल सदिश राशियां हैं। आपके द्वारा लगाए गए बल की दिशा ऊपर की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा नीचे की तरफ। इसका अर्थ है कि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। बलों के परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए आपको यहां पर साथ में माइनस का निशान भी लगाना पड़ता है। तो इतनी बात मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गई होगी। ज्यादा हमने यहां पर कोई डिटेल नहीं लेनी है, बस आपको एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये बात तो समझ में आ गई, किसी और एग्जांपल से यदि और थोड़ा समझा जाए, क्योंकि अब इसके बाद जब हम किसी आवेश के ऊपर चर्चा करेंगे तो ठीक यही कंडीशंस आएंगी। तो एक और चर्चा ले रहे हैं स्प्रिंग की। स्प्रिंग पर लगने वाला बल। सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं आपको, भूमिका में। मैंने कहा मान लेते हैं मेरे पास एक ये स्प्रिंग है, इस तरीके से मैंने एक स्प्रिंग ली, ये अपनी सामान्य स्थिति पर थी, सामान्य स्थिति आप समझ सकते हो, और इसके आगे कोई एक पिंड लगा हुआ था।
ये नॉर्मल कंडीशन में थी, इसके आगे कोई पिंड लगा हुआ है। आपने इस पिंड पर यहां से फोर्स लगाया, इस दिशा में एक बल लगाया, और निश्चित रूप से आपके द्वारा लगाया गया बल एक्सटर्नल फोर्स होगा, जिसे हम कहते हैं बाह्य बल। अब जब ये बल लगा तो आपने बल लगा के स्प्रिंग को अंदर की ओर धकेला। अगले ही क्षण ये स्प्रिंग ऐसी बन गई, इसके छल्ले हम कह सकते हैं एक दूसरे के पास पास आ गए, और यह जो पिंड था, यह पिंड यहां पर पहुंच गया। तो आपके द्वारा लगाया गया बल इस पिंड को यहां से विस्थापित करके यहां ले आया। तो अब कहें कि इसमें विस्थापन कितना हुआ, इसका केंद्रीय, इसका केंद्रीय, केंद्रों के बीच की दूरी ये तो यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है, r। तो किया गया कार्य क्या होगा, हम कहेंगे किया गया कार्य वस्तु को A बिंदु से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य WAB बराबर होगा लगाया गया बल F एक्सटर्नल मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच की दूरी r, और इसको मैं मल्टीप्लाई का निशान हटा रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि मैं अब इसे सदिश रूप में प्रदर्शित करूंगा। तो F एक्सटर्नल डॉट r, और F एक्सटर्नल यानी कि बल भी क्या है, सदिश राशि बाह्य बल, और ये विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि है। तो इसको इस रूप में मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। तो कुल मिलाकर के यहां भी मैंने कार्य निकाला। अब फिर से मैं एक बात पूछूं आपसे कि भाई मैं यहां पर पहुंच गया, यदि इस पिंड को मैं यहां पर स्थिर रखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने द्वारा लगाए गए बल को यहां पर लगाए रखना पड़ेगा। जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ूंगा ये स्प्रिंग भाग जाएगा इधर की तरफ। तो मैंने जैसे ही बल हटाया ये स्प्रिंग इधर की ओर भाग गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस स्प्रिंग पर, इस पिंड पर इधर की ओर से एक बल कार्य कर रहा था। इस बल को हम कहते हैं बात F इंटरनल फोर्स, और इधर की ओर से इस पिंड पर मैं जो बल लगा रहा था, इस दिशा में जो बल लगा रहा था वो था F एक्सटर्नल। तभी तो ये पिंड यहां पर रुका हुआ रहा होगा ना। आपने बल हटाया तो ये इंटरनल फोर्स इधर भाग गया, आपने बल ज्यादा लगाया तो आप इसको थोड़ा और खिसका सकते हो। यही तो बात हो रही। तो जिस भी बिंदु पर आप पिंड को स्थिर रखेंगे उस बिंदु पर हम कह सकते हैं दोनों लगने वाले बल F इंटरनल और F एक्सटर्नल दोनों आपस में बराबर होंगे, और क्या हम कह सकते हैं उनकी दिशाएं लेकिन विपरीत होंगी। तो फिर से यहां रिजल्ट निकला F एक्सटर्नल बराबर होगा माइनस F इंटरनल के, दोनों के परिमाण बराबर लेकिन दिशाएं विपरीत, इसलिए माइनस का निशान आ गया। काफी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर एक चीज हम अगले वाले स्टेप में समझेंगे कि कैसे हम सदिश से ही इस बात को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बात हमने केवल आपको ये बात समझाने की कोशिश करी है कि यदि किसी पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हो, एक आपके द्वारा लगाया गया बाह्य बल और दूसरे बल को हम कहेंगे आंतरिक बल, यदि इन दोनों के परिमाण बराबर हैं, किसी बिंदु पर विपरीत हैं, तो पिंड वहां पर स्थिर अवस्था में रहेगा, वो गति नहीं करेगा। और जैसे इनमें से किसी भी एक बल का मान बढ़ा दिया जाए या एक बल को हटा दिया जाए तो पिंड दूसरे बल के कारण किसी एक दिशा में गति करना शुरू कर देगा। तो यह हमारा था क्लास 11th का पोर्शन। अब इसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसे हम लागू करेंगे अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी कि अब जो हमारी 12th की क्लास में ये जो चैप्टर है, अब इसके अंदर इस चीज का हम यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए आगे क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। यदि कहीं डाउट है तो चैट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं, और आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। अब हम क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं जो हमने बात सीखी यहां पर। अब इसको कैसे लगाएंगे। अभी तक हमने एक बात समझी कि हमने कहा एक मेरे पास आवेश है, इस तरीके से मैंने एक आवेश लिया, इस आवेश का मान लेते हैं प्लस क्यू है, कैपिटल क्यू ले लिया मैंने, ये प्लस क्यू कैपिटल क्यू आवेश है। तो इसका अपने आसपास क्या होगा, एक क्षेत्र होगा जहां पर ये प्रभाव दिखाएगा। तो हम कहते हैं कि यहां से कुछ डिस्टेंस पर
हमने क्या करा, एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया और एक और बिंदु ले लिया, ये वाला बिंदु। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो यहां पर इनके नंबर भी सेम रख लेते हैं। एक का मान मान लेते हैं आर है, इस बिंदु का मान है आर और इस बिंदु का मान मान लिया पी। हम कहते हैं कि इस आर पर मैंने एक आवेश रखा और मैं इस आवेश को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हालांकि एनसीईआरटी से स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रही है, मैं क्यू नॉट ले रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही है परीक्षण आवेश, और हम शुरू से परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से समझा रहा हूं परीक्षण आवेश क्या आवेश होता है। परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है, एक बहुत न्यूनतम आवेश है जो अपने द्वारा कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। यदि यह ऐसा न होता, इस आवेश का मान काफी ज्यादा होता, तो यह आवेश इस दूसरे वाले बड़े आवेश का, जिसके क्षेत्र में यह वाला आवेश स्थित है, यह वाला आवेश इसके क्षेत्र को प्रभावित करता तो इसका मतलब यह वाला आवेश इस वाले आवेश को गतिमान करने की कोशिश करता, जिसके कारण यह गति अवस्था में आ जाता, तो इसका क्षेत्र हम कह सकते हैं डिस्टर्ब हो जाता। तो परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है जो जिस भी आवेश के क्षेत्र में रहता है उस आवेश के क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं करता, विचलित नहीं करता, परिवर्तित नहीं करता। तो परीक्षण आवेश फिर से एक बार आपका रिवाइज हो गया होगा। अब हमने कहा कि इस परीक्षण आवेश को मैं इस आर बिंदु से पी बिंदु तक लाना चाह रहा हूं, तो ठीक है, इसको ले आते हैं। यहां से हमने इसको मिला दिया और ये परीक्षण आवेश को इस दिशा में मैंने गति करवाई। अब यहां पर फिर से हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, यदि यह है परीक्षण आवेश तो परीक्षण आवेश हमेशा 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 धनात्मक लिया जाता है, यानी कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैं इसको आर से पी तक ले जा रहा हूं, तो अब मुझे बताइए क्या इसको आर से पी तक ले जाना, क्या ये स्वतः ही चले जाएगा या मेरे द्वारा ले जाना पड़ेगा? अब आप देखिए, यदि इस पे धनावेश है, आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको इस बात से मिलेगा, यदि ये धनावेश है और यह तो धनावेश ही है, तो यह धनावेश इस धनावेश पर जो बल लगाएगा वह प्रतिकर्षण बल होगा। इसका अर्थ है कि यदि ये यहां पर स्थित है, ये वाला आवेश, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा ये होगी, ये एफ फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। और दो आवेशों के कारण एक दूसरे पर जो दो आवेश बल लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं आंतरिक बल, यानी कि इसे एफ इंटरनल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, INT यानी कि इंटरनल, आंतरिक बल, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। तो लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये वाला आवेश प्लस क्यू नॉट आवेश, इस पर ये वाला आवेश इस दिशा में बल लगा रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसे आर से पी तक ले जाना है। तो मैं जिस बल को लगा के आर से पी तक ले जाऊंगा वो बल कौन सा होगा, वो होगा बाह्य बल, मेरे द्वारा लगाया गया। बाहर से एक व्यक्ति लगा रहा है, वो आंतरिक बलों से अलग हो गया, इसलिए उस बल को कहेंगे बाह्य बल। तो ये वाला बल क्या होगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स। अब ये एफ एक्सटर्नल की यहां पर एक खूबी है, खूबी यह है कि जब आप बाह्य बल लगाएंगे तो वो बाह्य बल ऐसा होना चाहिए कि जो आवेश को त्वरित ना करे। त्वरित का अर्थ है कि आवेश के भीतर त्वरण को उत्पन्न ना करे। यहां पर एक ये शर्त है, इसका अर्थ है कि आप इस वाले आवेश को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे, इतना धीरे कि विभिन्न बिंदुओं पर ऐसा लगे कि आप चल तो रहे हैं लेकिन बहुत धीमी चाल से चल रहे हैं। इससे एक बात हमको समझ में आएगी कि यदि यही आवेश यहां से घूम करके यहां पर आ जाए तो इसका अर्थ है कि इस पर लगने वाले जो दो बल हैं, एक बल कौन सा लग रहा है इस दिशा में, कौन सा है, एफ एक्सटर्नल फोर्स, और दूसरा बल इसी पॉइंट पर इस दिशा में लग रहा होगा, यह बल कौन सा है, एफ इंटरनल। तो इतना धीरे धीरे ले जाना है कि हर बिंदु पर ये दोनों के दोनों बल हैं एक्सटर्नल, ये दोनों के दोनों बलों का परिमाण आपस में बराबर हो हर बिंदु पर, चाहे वो यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई कितना कार्य करना पड़ेगा आवेश को आर से पी तक ले जाने में, तो मैंने कहा मान लेते पी से लेके आर तक के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आर से पी तक ले जाने में किया गया कार्य, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो लिखते हैं परीक्षण आवेश, पहले इस चीज को लिख लेते हैं, माना
प्लस क्यू आवेश के क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा जाता है जो बिंदु किस पर, आर पर स्थित है, जो बिंदु आर पर स्थित है इसे आर से पी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हम इसे आर से ले जा रहे हैं पी तक, तो कितना कार्य करना पड़ेगा इस बात को समझिए। आप कहोगे सर काफी आसान है, लगने वाले बल का मान है एफ एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि वाह बल ही से ले जा रहा है, एफ एक्सटर्नल फोर्स, और यहां से यहां तक की दूरी है आर, सीधे गुणा करिए आंसर निकल जाएगा। हम कहेंगे बिल्कुल सही है। पुरानी बातों को यदि समझे तो कार्य की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि लगाया गया बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। लेकिन वो डेफिनेशन प्यारे बच्चों तब सही होती है यदि एफ नियत है, कांस्टेंट है। अब मेरी बात पे ध्यान देना, यहां से यदि एक हम पुरानी बात कर रहे हैं, यहां पर हम कहते हैं यदि एफ नियत है तब किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन के, तब होता है, यानी कि W बराबर होता है F इंटू आर। ये कब क्या केस है, यदि F नियत है, मेन कंडीशन इसमें ये है। अब आप मेरी एक बात को समझिए कि क्या R से P तक जाते हुए आप केवल एक ही बल लगा के रखेंगे। मान लो यहां पर मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया और इसे यहां से आगे खिसकाया, लेकिन जैसे जैसे ये आगे खिसकेगा वैसे वैसे यह इस प्लस क्यू आवेश के समीप आएगा, और यदि ये वाला आवेश इस आवेश के जैसे जैसे पास जाएगा, इसके द्वारा इस पर लगाया गया प्रतिकर्षण बल का मान भी बढ़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब आप R से P तक चलोगे तो ये जो F एक्सटर्नल है ये नियत नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो कार्य का जो एक सिंपल सा फार्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, वो यहां इतनी आसानी से काम नहीं करेगा प्यारे बच्चों। तो आखिर कैसे निकालें कार्य, क्योंकि लगने वाला बल वह बल का मान हम कह सकते हैं आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आंतरिक बल लगातार बदल रहा है, वो उसको विपरीत पीछे की ओर धकेलेगा। तो आप यदि वह बल को आंतरिक बल के हिसाब से एडजस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, यह आगे नहीं बढ़ेगा, यह तो पीछे भाग जाएगा। तो इस समस्या से निराकरण के लिए और ऐसी केसेस में कार्य निकालने के लिए आपको ध्यान हो तो हम इस्तेमाल करते थे इंटीग्रेशन मेथड को। अब यहां से आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में भी आएगा। मैंने कहा मेरे पास ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के बीच में हमने कहा जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, लगने वाला बल F एक्सटर्नल ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। जैसे आगे आगे बढ़ोगे बल बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। तो आखिर कार्य कैसे निकालोगे, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में निकला गया कार्य कैसे निकालोगे। फार्मूला तो यही यूज करना पड़ेगा आपको, लेकिन अब इसको थोड़े से तरीके से करेंगे। हम क्या करते हैं, मान लिया कि इस A बिंदु, ये P बिंदु था, ये हमारा R बिंदु था, P और R के बीच में बल बदल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से लेकर के यहां तक एक छोटी सी दूरी ले रहा हूं। ये टोटल दूरी तो मेरी R थी, लेकिन मैं ये छोटी सी दूरी ले रहा हूं और इसको मैं नाम दे रहा हूं dr। d जहां पर लग जाए इसका अर्थ है सूक्ष्म, बहुत छोटा, और उसके आगे जो भी चर हो, यदि वो r है तो इसका मतलब एक दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो dr का अर्थ है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो बहुत सूक्ष्म है, और यदि दूरी सूक्ष्म है तो हम मान सकते हैं कि इस बिंदु से लेके इस बिंदु के बीच में लगने वाला बल नियत होगा, कांस्टेंट होगा। मेरी बात को समझना, यदि दूरी को सूक्ष्म ले लें तो इतनी छोटी दूरी पे, छोटी सी दूरी के लिए बल कितना बदलेगा, कोई ज्यादा तो बदल नहीं पाएगा। तो हम उतनी दूरी के लिए, सूक्ष्म दूरी के लिए
बल को कांस्टेंट मान लेंगे, नियत मान लेंगे। तो मैं कहता हूं इतनी दूरी इस आवेश को, Q0 आवेश को R से इस छोटी सी दूरी चलने में किया गया कार्य। तो इस बात को हम समझते हैं, हम लिखते हैं Q0 आवेश को सूक्ष्म दूरी dr तय करने में किया गया कार्य। अब यदि यहां पर दूरी सूक्ष्म है तो किया गया कार्य भी सूक्ष्म होगा। तो उस कार्य को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं dw से। और अब हमारा फार्मूला बिल्कुल वही आएगा, क्योंकि लगने वाला बल F एक्सटर्नल इस दूरी के बीच में नियत है, कांस्टेंट है, इसलिए मैं सीधे लिख लूंगा F एक्सटर्नल और साथ में हमारा क्या आ जाएगा इनटू यहां से लेके यहां तक की दूरी जो कि क्या आ जाएगी dr आ जाएगी। आसान काम हो गया। पर मुझे तो बल निकालना है, इसको R से P तक ले जाने में किया गया कार्य टोटल निकालना है। तो अब यहां पर इंटीग्रेशन का मेथड यूज करेंगे। तो लिखते हैं अतः R से P तक ले जाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य करना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगता है, यहां पर dw और यहां पर भी लगा देंगे d, साथ में इसका माना गया F एक्सटर्नल इनटू क्या आ जाएगा dr। आप चाहें तो इसे सदिश रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने सदिश लगा दिया, ये सदिश लगा दिया, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है? तो सदिश बिल्कुल वही है जो मैंने आपको चैप्टर 1 में समेशन समझाया था कि छोटे छोटे घटक निकालिए और उनको क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। तो ऐसे छोटे छोटी आप दूरियां बनाइए, यहां से लेके यहां तक की दूरी, फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, और उन सब में किए गए कार्य को निकाल के उसको आपस में जोड़ दीजिए। और उसको जब हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो वही हमारा इंटीग्रेशन मेथड होता है। तो अब आप कार्य निकाल रहे हो कौन सा, R से P तक ले जाने में। तो यहां लिखते हैं R से P तक ले जाने में, इसे कहते हैं समाकलन की सीमाएं। ये काफी काम आएगा आपके लिए, ये जो इंटीग्रेशन है। 11th में मुझे पता है आपने सीखा होगा, लेकिन बहुत से बच्चे यहां ऐसे हैं जो शायद उन्होंने वहां पर ध्यान न दिया हो। तो यहां पर स्टार्टिंग से बेसिक से उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर भी कहां है, ये R से P तक ले जा रहे हैं हमने। तो मान लेते हैं R से P तक ले जाने में कुल किया गया कार्य को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने कहा ये क्या है, W। तो W बराबर किसके आ जाएगा, समाकलन R से लेके P तक F एक्सटर्नल इंटू dr के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और यदि इसे हम क्या कहें, इसे परिमाण के रूप में लिखें तो परिमाण क्या आ जाएगा, W बराबर यह हमारा आ जाएगा समाकलन R से लेके P तक, यह आ जाएगा F एक्सटर्नल इंटू dr इंटू दोनों सदिशों की गुणा हो रही है और अदिश गुणन है तो साथ में cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा। अब आप देखिए जिस दिशा में ये F एक्सटर्नल क्या था, इस दिशा में लग रहा था और विस्थापन भी इसी दिशा में है, इसी दिशा में F एक्सटर्नल लग रहा था और इसी दिशा में विस्थापन भी था, dr की डायरेक्शन भी यही थी, ये भी इस दिशा में लग रहा था, ये भी इस दिशा में, दोनों की दिशाएं सेम है। इसका अर्थ है इनके बीच का कोण थीटा बराबर क्या है, 0। तो यहां पर वैल्यू रख लीजिए cos 0 की वैल्यू। तो यदि यहां पे लिखते हैं यदि थीटा बराबर 0 हो जाए तो cos 0 हो जाएगा 1, तो किया गया कार्य बराबर समाकलन R से लेके P तक F एक्सटर्नल इंटू dr। आप कहोगे सर ये चीज तो सेम है, सेम नहीं है प्यारे बच्चों, ये सदिश रूप है। इस सदिश से अदिश को प्राप्त करने के लिए आपको cos थीटा में थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा। काफी आसान है। अब कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसको आपने क्या करना है, इंटरनल फोर्स के पदों में व्यक्त करना है, आंतरिक बलों के पदों में व्यक्त करना है। तो हमने आपको यहां पर एक बात समझाई थी, देखिए F एक्सटर्नल इस दिशा में लग रहा है, F इंटरनल इस दिशा में लग रहा है। तो हमने आपको यहां पर बताया था, यहां पे लिख लेते हैं, F जो एक्सटर्नल है
वह बराबर होता है एफ इंटरनल के, लेकिन इसका निशान क्या होता है, विपरीत होता है जब हम सदिश के रूप में इसे लिखें। तो उसी चीज को हम यहां पर देखते हैं, तो यहीं पर कर लें। चलिए यहीं पर करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसी पद को यहीं से शुरुआत करता हूं, यहां से W, थोड़ा सा यहां पर मैं कहूं W बराबर R से लेके P तक, R से लेके P तक, F एक्सटर्नल की जगह मैंने लिख लिया F इंटरनल। अब मैं इस आंतरिक बल जो इस दिशा में लग रहा है, इसके द्वारा पिंड को इधर ले जाने की बात कह रहा हूं, ऐसा समझिए। आप कह तो रहे होंगे सर जब बल इधर लग रहा है तो आवेश इधर की ओर क्यों जाएगा? मैं भी कह रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हम सदिशों के रूप में इस बात को समझेंगे, मैथमेटिकली इस बात को समझेंगे। तो मैंने कहा F इंटरनल फोर्स इनटू क्या आ गया, dr। अब इस कंडीशन को समझिएगा। हमने कहा, अब जगह की प्यारे बच्चों दिक्कत होगी, यहां पर देखते हैं। हमने कहा जो बल लग रहा है F इंटरनल, F, चलिए सीधे अगले पेज में करते हैं इसे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रहेगा। अभी हमने समझाया कि अब आंतरिक बलों के रूप में, आंतरिक बलों के पदों में किया गया कार्य, तो हमने कहा कार्य का क्या सूत्र था, हमने कहा था वो है W बराबर समाकलन R से P तक ले गए। पहले का फॉर्मूला था F एक्सटर्नल इंटू dr, यहां ले रहे हैं F इंटरनल इंटू dr, ये दोनों सदिश हैं। तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या था, प्लस क्यू नॉट आवेश, Q0 आवेश, इस पर लगने वाला बल क्या था, F एक्सटर्नल की दिशा, सॉरी F इंटरनल की दिशा, आंतरिक बल की दिशा ये थी। कौन से आवेश द्वारा, ये जो प्लस Q आवेश के द्वारा इस पर बल लग रहा था वो इस दिशा में लग रहा था, लेकिन मैंने इसे कहां किधर की ओर ले गया, यहां से यहां तक ले लिया। ये बिंदु R है और ये बिंदु क्या है P, R से P तक लाया, तो हमारा विस्थापन किस दिशा में हुआ, इस दिशा में, यानी कि dr की जो डायरेक्शन है वो इधर है। तो बल लग रहा है इधर, विस्थापन हो रहा है इधर, तो हम यहां फॉर्मूला लिख रहे हैं F इंटरनल डॉट F dr। अब इसको समझने की आवश्यकता है। अब इसका यदि हम अदिश रूप निकालें तो क्या आ जाएगा, R से P तक, इन दोनों को लिखें तो यह आ जाएगा F इंटरनल, इनका अदिश रूप लिख रहे हैं इंटू dr, और इन दोनों के बीच का कोण cos थीटा। अब यहां देखिए ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, तो यहीं पर यदि मैं दूसरा बल बना दूं, ये F इंटरनल यहां है, F इंटरनल है, तो ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये कोण है 180, यानी कि विस्थापन इस दिशा में, लगने वाला बल इस दिशा में, दोनों के बीच का कोण है 180, यानी कि यहां थीटा बराबर है 180 डिग्री। ये वैल्यू रखें तो लिखते हैं, चूंकि थीटा बराबर है 180 डिग्री और कॉस 180 का मान होता है -1, वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, समाकलन R से P, यह आ जाएगा F इंटरनल इंटू dr, और ये माइनस का निशान मैंने लगा दिया आगे। ये हो गया किया गया कार्य। तो कार्य को मैंने दो पदों में व्यक्त किया, W बराबर समाकलन R से लेके P तक F एक्सटर्नल इंटू dr, और इसी को कैसे लिखा, समाकलन R से लेके P तक F इंटरनल इंटू dr। और यहां पर साथ में हम क्या कर रहे हैं, एक चीज माइनस का निशान बना रहे हैं, ये बराबर है, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, माइनस का निशान लगा दिया। तो ये पूरा का पूरा मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब सोचिए, जब मैं आवेश को ले गया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहां से यहां तक ले गया, तो अब इसके अंदर कुछ स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। क्यों हुई, क्योंकि मैंने जो भी कार्य करा वो पिंड के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये मैंने आपको बात यहां पर समझाई थी, ये ऊर्ध्वाधर गति में समझाई थी कि पिंड को यहां से लेके यहां तक ले गया तो मेरे द्वारा किया गया कार्य पिंड के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक वैसे ही यहां पर भी जब मैं R से लेके P तक ले गया तो यहां पर जब प्लस Q0 आवेश पहुंचेगा तो मेरे द्वारा किया गया कार्य यहां स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा।
तो हम कहेंगे किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, हम कहें W बराबर हम लिख सकते हैं R बिंदु की स्थितिज ऊर्जा माइनस यूपी P बिंदु की स्थितिज ऊर्जा, और इन दोनों स्थितिज ऊर्जाओं का जो अंतर होगा वही किए गए कार्य के बराबर होगा। तो इतना कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों आपको समझना है। मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से आंतरिक बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस चीज को हम थोड़ा सा यहां पर लिख भी लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, आंतरिक बल के विरुद्ध किया गया कार्य आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यह हमने यह देख लिया कि जो भी हम आंतरिक बल के विरुद्ध कार्य करेंगे वो आवेश के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इतनी बात होगी। अब यहां से हम डेफिनेशन निकालते हैं अपनी स्थिर वैद्युत विभव की। स्थिर वैद्युत विभव क्या है? अभी हमने यह देखा कि जो किया गया कार्य है वो दो बिंदुओं के बीच में स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। क्या क्या बात कही हमने? कहा W बराबर, अभी हमने बताया ये था UR माइनस यूपी, थोड़ा ये शायद उल्टा लिख दिया हमने, यूपी माइनस यूआर लिखेंगे, यूपी माइनस यूआर। देखें पीछे तो नहीं करिए गलती, ये यहां पर भी थोड़ी गड़बड़ हो गई है। बताता हूं ये क्यों हुई है, ऐसे भी बताता हूं आपको। ये यूपी माइनस यूआर, देखिए आर से पी तक ले जा रहे हैं, हमें कार्य करना पड़ रहा है, तो यहां पर जो स्थिति जो ऊर्जा होगी, इस पी बिंदु पर जो स्थिति ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी और आर पर कम होगी। पिंड को जमीन से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा ज्यादा होती है, जमीन पर स्थिति ऊर्जा कम होती है। तो यही बात यहां पर हमने यहां लिखी है, तो यहां लिख लिया यूपी माइनस यूआर। दूसरा डब्ल्यू का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी आर, इसके बराबर भी हमारे पास दोनों फार्मूले हैं। अब देखिए हम बार बार क्या कर रहे हैं, एक क्यू नॉट आवेश को ले जा रहे हैं, परीक्षण आवेश बार बार बोलना पड़ रहा है। तो क्योंकि किया गया कार्य इस बात पर डिपेंड करेगा कि आवेश की मात्रा क्या है, क्योंकि W अनुक्रमानुपाती है क्यू नॉट के। आप इस फॉर्मूले को भी यदि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बल कौन सा है, ये वैद्युत बल है, और इस बल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहेंगे। यानी कि इसे को हम F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में क्या गया dr, और Fe जहां Fe कौन सा बल है, कूलाम के नियम के द्वारा लगाया गया बल, और वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश था Q, दूसरा आवेश था Q नॉट, और बटे दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं, यदि R ले लें या X ले लें तो उसी के बराबर आ जाएगा, या R का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता था। तो यहां से देखिए यदि ये वैल्यू मैं यहां रखूं तो आप देखेंगे W अनुक्रम अनुपाती है किसके, Q के या स्मॉल Q नॉट के। इन दोनों के क्या है, अनुक्रम अनुपाती है। जैसे जैसे जिस आवेश को आप ले जा रहे हैं उसका मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही है, जमीन से छोटा पत्थर उठा के 5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाओगे तो कम कार्य करना पड़ेगा। यदि पत्थर भारी होगा तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे पत्थर का भार बढ़ाते जाओगे किया गया कार्य भी बढ़ता जाएगा। तो W अनुक्रम अनुपाती है Q के। अब इससे कार्य की इस Q नॉट से ये जो डिपेंडेंसी है, ये निर्भरता है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, W बटे Q नॉट एक राशि ले लेते हैं, इसका इसमें भाग दे दिया, और जब भाग देते हैं तो जो कांस्टेंट आता है, जो रेशियो आता है, उसी को हम नाम दे देते हैं विभव।
तो विभव क्या है? एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विभव कहलाएगा। और यदि मैं वो आर और पी बिंदु अलग अलग ना लूं, इसको परफेक्ट डेफिनेशन दूं, तो क्या आएगी? अब देखिए मेन बात जो आती है यहां पर, मैंने कहा ये था प्लस क्यू आवेश, और इससे कुछ दूरी पर एक मैंने कहा क्या आवेश है? क्यू नॉट आवेश यहां पर था, और दूसरा बिंदु मैंने यहां पर ले लिया। इस बिंदु को इस आर से पी तक ले जाने में किया गया कार्य मैंने डब्ल्यू कैलकुलेट किया। अगर ये आर बिंदु अनंत पर हो, लिखता हूं यदि आर अनंत पर हो तो क्या होगा? तो क्या होगा इस बात को समझना है। तो हम लिखेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, किसका वैद्युत क्षेत्र? इस वाले आवेश का वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो यदि P बिंदु का विभव निकालना है तो मैं लिखूंगा Vp बराबर अनंत से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य मान लेते हैं W है, और कितना आवेश था? Q नॉट, और यही हमारा क्या हो जाएगा? विभव का फार्मूला हो जाएगा। तो एक नया पद हमने V रिप्रेजेंट करा, ये P बिंदु पर विभव की बात कर रहा है। यदि इस फार्मूले को जनरलाइज किया जाए तो मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने नया पद लिया है विभव, जिसकी डेफिनेशन हमने यहां पर लिखी हुई है, अब इसका मात्रक और इसकी विमा और निकालेंगे। तो ये काम और कर देते हैं आज। तो लिखते हैं क्योंकि V इज इक्वल टू है W अपॉन Q नॉट, ये है, तो V का मात्रक क्या होता है? W आप जानते हैं ये है कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। Q का मात्रक क्या है? आवेश। Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो गया? जूल बटे कूलाम। और इसी को एक नए मात्रक किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वोल्ट से। तो मैक्सिमम जगहों पर आपको जो विभव का मात्रक मिलेगा वह वोल्ट ही मिलेगा, पहली बात। दूसरी, इसकी विमा कैसे निकालेंगे? तो देखिए विमा निकालेंगे, यह है ऊपर जूल यानी कि कार्य, और कार्य की विमा क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक होता है m(L)T-2 और विस्थापन का मात्रक होता है L, तो L की L में गुणा होगी L²T-2 बटे कूलाम। कूलाम के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, कूलाम होता है, इसको डिफाइन करते हैं एम्पियर गुणा सेकंड के पदों में, क्योंकि सूत्र हमारे पास एक होता है Q बराबर I इंटू T। तो यहां से निकल जाता है I किस में होता है? एम्पियर में, और T क्या होता है? सेकंड में। तो मात्रक क्या निकल जाता है इसका? विमा AT निकलती है। तो ये विमा यहां लिख ली मैंने AT। अब इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो गया? mL²T, नीचे एक है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो T-2 ये और -1 ये वाली, तो -3, और साथ में क्या हो जाएगा? A-1, ये क्या हो जाएगी? इसकी विमा हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने वोल्ट के या विभव के कॉन्सेप्ट को समझा कि विभव केवल यह बात बताता है कि एकांक आवेश को अनंत से किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य होता है, उसी राशि को हम उस बिंदु का विभव कहते हैं। ये एक नया वर्ड है, छोटी क्लासेस में भी आपके आया होगा, हो सकता है आपने वहां अच्छे से समझ लिया होगा, तो यहां आपको लगा होगा कि हाँ ये आसान है। तो यदि आपके कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तब तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने शुरुआत करी थी यहां से,
तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज का 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज का 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज का 1 2 3 4। और लास्ट पेज का ये भी है 1 2 3 4। सोनू चौहान सर कह रहे हैं, सोनू चौहान कह रहे हैं सर स्क्रीनशॉट लेना है। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट के लिए तो आपको मैं समय देता ही हूं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट न लेने दिया जाए। वैसे भी आपको इसके जो हम कह सकते हैं नोट्स हैं वो तो आपको आराम से मिलने ही वाले हैं, फिर भी आप चाहें तो ले सकते हैं। क्लियर है? बच्चे वो कह रहे हैं सर क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अशोक कुमार जाखड़ कह रहे हैं सर पीडीएफ की बड़ी डिमांड है प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर से एक बार आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि पीडीएफ आपको कहां मिलेगा। बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है। बहुत बढ़िया भाई, कुछ तो इसका फार्मूला लिख रहे हैं, जैसे महेश पवार फार्मूला लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी होती है प्यारे बच्चों में, बहुत बढ़िया। तो अब पीडीएफ कहां मिलेगा ये देखिए, दोबारा से समझा रहे हैं। ये हमारा एक ऐप है, ऐप का नाम क्या है? ये हमारा एडुविल ऐप है। ये ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल कर सकते हो। बच्चों ने इंस्टॉल भी किया है, पर इंस्टॉलेशन के बाद भी बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें मिल ही नहीं रहा। तो मिलेगा कैसे ये बता रहा हूं। जब आप इस ऐप में जाएंगे तो इस ऐप के अंदर आपको जाना है पहले होम में, सबसे नीचे आती है बॉटम में। बॉटम में मतलब सबसे नीचे वाली जो लाइन है वहां होम और 2-3 ऑप्शन और आते हैं। तो वहां जब होम में आपको ये दिखे कि आप होम पेज में हैं, तो सबसे टॉप में देखना, टॉप में वहां आपको ऐसे 3 रेखाएं दिखाई देगी। इन 3 रेखाओं में क्लिक करना है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा, ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं उसे। उसमें आप देखेंगे एक जगह लिखा होगा स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल लिखा हुआ होगा। बस इसमें आपने क्लिक करना है। तो इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे आपको पीडीएफ के हम कह सकते हैं नोट्स वहां आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। यहां हमें आपको 2 मिलेंगे, एक तो लाइव क्लास के, सेकंड हमने हैंड रिटन नोट्स का भी एक सैंपल वहां पर डाला हुआ है। वो एक चैप्टर हम कह सकते हैं 7 का है, प्रत्यावर्ती धारा का है, मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, तो वो भी उसका भी एक सैंपल वहां पर पड़ा हुआ है। तो आप दोनों चीजें वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बता चुका हूं कि पिछले चैप्टर के जो आपके न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के, वह एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चैप्टर 1 एनसीईआरटी आंकिक प्रश्न कहां पर है? एडुविल के नाम से यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाइएगा और वहां पर आपको पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। साथ ही पिछले चैप्टर के जो वीडियोस हैं वो भी वहां सीक्वेंस में आपको मिलेंगे और वो आपको प्लेलिस्ट में वहां अवेलेबल होंगे। तो ये इन दोनों के जो लिंक हैं वो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर कहां होगा, कैसे होगा, मेन पीडीएफ की प्रॉब्लम है, तो मुझे लग रहा है वो आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, स्टूडेंट फ्रेंड कह रहे हैं सर UP-UR क्या है? ठीक है, एक बच्चे की यदि क्वेरीज है तो हम इसे कोशिश करेंगे बताने की। ये UP-UR क्या है? देखिए, U का अर्थ होता है स्थितिज ऊर्जा। यूपी का अर्थ है, यहां पे मैं कहां लिखूं, अब इसे यहां लिख लेते हैं, यूपी पी पर स्थितिज ऊर्जा, और UR का अर्थ है R पर स्थितिज ऊर्जा। तो यूपी और UR क्या है? ये P तथा R बिंदुओं पर उस आवेश को जब हम ले जाते हैं तो वहां पर उनकी स्थितिज ऊर्जा का मान होता है। हाँ, आवेश को विस्थापित करने के लिए वह बल का मान बढ़ाना होता है। ये आंतरिक बल के बराबर कैसे हो सकता है? बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। प्यारे बच्चों, यदि आपने स्टार्टिंग से मेरी बात समझी हो तो मैंने आपको एक बात कही थी। मैंने कहा था जब आप P से Q तक ले जाएंगे आवेश को, आगे क्यों ले जा करके वहीं समझा देता हूं मैं आपको। जब मैंने आपको कहा था कि ये प्लस कैपिटल Q आवेश का बिंदु है और यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, यह है P, और यहां से कुछ दूरी पर दूसरा बिंदु है R। यहां पर क्या रखा है? Q0 आवेश। मैंने आपको कहा था कि जब आप इसे R से P तक ले जाएंगे तो धीरे धीरे ले जाना है, इस हिसाब से ले जाना है कि ऐसा लगे कि आप स्थिर ही अवस्था में हैं। इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है बहुत स्लो तरीके से ले जाना है, धीरे धीरे ले जाना है। तो इससे क्या होगा कि हर बिंदु पर, चाहे ये बिंदु लीजिए, ये बिंदु लीजिए, यह बिंदु लीजिए, यह बिंदु लीजिए, यह बिंदु लीजिए, सभी बिंदुओं पर क्या होगा? त्वरण शून्य होगा। और यदि इन सब पर त्वरण शून्य है, त्वरण शून्य है, इसका अर्थ है कि वह बल शून्य है, यानी कि इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल शून्य है। यदि त्वरण शून्य है तो परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। और यदि परिणामी बल शून्य है तो इसका अर्थ यह भी निकलता है कि F एक्सटर्नल फोर्स जो इस दिशा में लग रहा था वो बराबर होगा F इंटरनल फोर्स के जो इस दिशा में लग रहा था, लेकिन दोनों की क्या है? दिशाएं विपरीत हैं। तो ये एक सीक्वेंस है। ये मैंने आपको बात बताई थी, आपने शायद ध्यान न दियो, कि यहां से यहां तक इस प्रकार से ले जाना है कि इसमें त्वरण उत्पन्न ना हो। तो मुझे लग रहा है जिसका ये डाउट था वो उसको समझ में आ गया होगा। महेश पवार कह रहे हैं सर मेरा गॉस से रिलेटेड डाउट सॉल्व नहीं करवाओगे? प्यारे बच्चों, गॉस से रिलेटेड डाउट अगर आपने कहीं मैसेज करा हुआ होगा, हम कह सकते हैं उसको कि आपने यदि किसी कमेंट में करा हुआ होगा, तो यदि छोटा होगा तो वहां पर बता दिया जाएगा। गॉस चैप्टर समाप्त हो चुका है। जब भी टाइम लगेगा, यदि ऐसा कभी लगा मुझे, तो हो सकता है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बन जाए। तो मुझे लगता है यहां पर ये क्लास अब हम कर देते हैं समाप्त, क्योंकि टाइम हो गया है एग्जैक्ट, पूरा 1 घंटा हो गया है। तो कल को मिलते हैं इसी टाइम पर 7:30 पर और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे बेसिक पोर्शन में काफी समय लग गया, कल से हम थोड़ा इसको स्पीड पकड़ के आगे की तरफ चलेंगे और कल कुछ बहुत अच्छे से डेरिवेशन करेंगे। आज तो बेसिक बातें थी कि पुरानी बातों से कैसे इस विभव को आपको कोरिलेट करना है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है, कैसे अलग अलग बिंदुओं पर, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण में हो, चाहे वो स्प्रिंग में हो, और चाहे वो वैद्युत बल हो, इसमें कैसे इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, विपरीत डायरेक्शन में होता है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो मिलते हैं फिर कल को 7:30 पे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।